रेस्पायरेशन इन प्लांट का आज लास्ट लेक्चर है और पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल और ईटीएस कंप्लीट कर लिया था। 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में जो क्वेश्चन याद रखने हैं कि क्रेब्स साइकिल में कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां NAD प्लस रिड्यूस होकर के NADH2 बनता है, कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां FAD प्लस रिड्यूस करके FADH2 बनता है, कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसी एक क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट होने पर आपके हाथ में क्या क्या आएगा? तो 3 NADH2, 2 FADH2, 1 ATP और 2 CO2। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो 2 एस्टाइल को एंजाइम होंगे तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे। तो नेट फिर क्या हो जाएगा? तो 3 की जगह 6 NADH2, 1 की जगह 2 FADH2, 1 की जगह 2 ATP और 2 की जगह 4 CO2। और अगर पायरुविक एसिड से काउंटिंग शुरू करेंगे तो चेंज आ जाएगा। 6 की जगह 8 NADH2 और 4 की जगह 6 CO2। ATP में और FADH2 में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ETS चला था। ETS में ये था कि NADH2 और FADH2 के पास जो स्टोर एनर्जी है उसको रिलीज करो और फिर उसका इस्तेमाल करो और ATP बनाओ। रिलीज कैसे करेंगे? तो NADH2 और FADH2 का करेंगे ऑक्सीडेशन, उससे निकलेंगे प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे? तो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ मूव करेंगे। अंततः कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वाटर बन जाएगा। और H+ जब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से वापस मैट्रिक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स 5 से आएंगे और ATP बन जाएगा। किसी मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे? NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP। एक और क्वेश्चन, कितने H+ इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं 1 ATP के लिए? तो कहोगे 4। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे शुरू करते हैं। हेडिंग डालें रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट। बातचीत ना करें। रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट, आगे आओ आगे। रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट, और आगे आओ, यहां बैठो। रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट। और रेस्पायरेटरी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी? तो बैलेंस शीट का मतलब होता है हिसाब किताब। अब कैसे हिसाब किताब किया जाएगा? तो यहाँ ये पता करना है कि कुल ATP कितनी बनती है। तो देखें, जब एनाएरोबिक अगर एनाएरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट ATP गेन अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर देंगे केवल और केवल 2 ATP। और ये वो हैं जो ग्लाइको
लिसिस में बनी थी, लेकिन आयन एरोबिक की जगह एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और तब नेट एटीपी गेन 38 एटीपी होगा। तो फर्क यह है कि इस केस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इस केस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसी नाते नेट एटीपी में अंतर है, इतना लिख लो। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिसिस, अभी लिखेंगे नहीं। और ग्लाइकोलिसिस से हमको कितनी एटीपी मिलती है? तो 2 एटीपी तो हमको मिल जाती है डायरेक्ट उसी प्रोसेस में, लेकिन हमको बाकी एटीपी और भी मिलती हैं। एक ग्लाइकोलिसिस जब चलती है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 NADH2 भी तो बनते हैं। एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 2 NADH2 से 6 एटीपी। तो 6 एटीपी हमको और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से मिलेगी, लेकिन वो कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम NADH। और ये एटीपी मिलती किसके थ्रू है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मिलती है, जबकि ये 2 सीधे हो गए। उसके बाद चलाते हैं लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी डायरेक्ट तो बनती नहीं है। एक पायरुविक एसिड से एक एस्टाइल कोएंजाइम ए में एक NADH2 बनता है, 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2 बनेंगे, और एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 2 NADH2 से 6, तो कुल 6 नई फिर एटीपी और मिल गई। कहां से मिली? NADH प्लस H प्लस से मिली। और ये सारी एटीपी किसके थ्रू मिली? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिली। फिर चलता है क्रेब साइकिल। जब क्रेब साइकिल चलती है तो एक क्रेब साइकिल से एक एटीपी मिलती है, क्रेब साइकिल 2 चलेंगी, तो 2 एटीपी तो सीधे मिल गई, जिसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कहेंगे। अब NADH2 और FADH2 वाले देखनी है, तो एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2, 2 क्रेब साइकिल में 6 NADH2, एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 6 से 18, तो ये हो जाएगा 18 एटीपी। कहां से? NADH प्लस H प्लस। और इनसे एटीपी कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। एक क्रेब साइकिल में 2 FADH2, एक FADH2, और 2 क्रेब साइकिल चलेंगे, 2 FADH2, तो 2 FADH2 से कितनी एटीपी? भाई एक FADH2 से 2, तो 2 FADH2 से 4, तो 4 एटीपी मिलेंगे। कहां से? FADH2, और ये भी किससे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जरा जोड़ लीजिए, कितनी हो गई? तो ये हो गई 38 एटीपी। कहां से? फ्रॉम 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से कुल कितनी एटीपी मिली? तो कहोगे 38। 38 एटीपी का हिसाब बिल्कुल साफ है। 2 मिली डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस से, 6 मिली ETS से। किसके थ्रू? NADH2 से। 6 एटीपी मिली NADH2 से ETS, 2 मिली डायरेक्ट, 18 मिली NADH2 से, और 4 मिली FADH2 से।
अब असली सवाल ये कि 38 एटीपी मिलेंगी कब? तो 38 एटीपी ऐसे नहीं मिलेगी, सिर्फ थ्योरी वाइज ये 38 लिख गई हैं। अगर आप सब कुछ सही करेंगे तभी 38 मिलेंगी। जैसे पहला सवाल है कि सारे स्टेप लाइन से होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस में हो, ग्लाइकोलिसिस हो, फिर ईटीएस हो, सॉरी ग्लाइकोलिसिस हो, फिर टीसीए साइकिल हो और फिर ईटीएस चले, तब तो आपको सही मिलेगा, एक बात। दूसरा सवाल है कि जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बने थे वो बने कहाँ थे? साइटोप्लाज्म में। और ईटीएस कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब है कि जो NADH2 साइटोप्लाज्म में बने थे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर उनसे भी एटीपी निकाली जाए, ठीक है। और कोई भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ना तो यहाँ से निकाला जाए और ना यहाँ यूज किया जाए, ठीक है। और ग्लूकोज से ही इस्तेमाल शुरू हो, कोई और सबस्ट्रेट ना यूज हो। अगर इन चारों शर्तों का आप पालन करोगे तब तो ये 38 का हिसाब मिलेगा, और अगर कोई शर्त का पालन नहीं हुआ तो 38 की जगह कुछ और मिलने लगेगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आगे लिख लेते हैं, पहले इतना लिख लो, अगले पेज पर लिख लेंगे। कंडीशन फॉर 38 एटीपी गेन। कितनी 38 एटीपी कैसे मिलेंगी? तो उसकी कई कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि NADH+H+ ऑफ ग्लाइकोलिसिस इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। काहे के लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। दूसरी शर्त है ऑल स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या है? पहले चल जाए ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, मतलब टीसीए साइकिल और क्रेब साइकिल दोनों एक साथ चल जाएं, ठीक है। और उसके बाद चल जाए क्या? टीएस, तो ये मिलेगा। तीसरा ग्लूकोज यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और चौथा कोई भी नॉन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल यूज इन अदर प्रोसेस। कोई दूसरी प्रोसेस से मॉलिक्यूल न यहां आए और न यहां से जाए। साइड हेडिंग डालें, कंपेयर बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन में कंपेयर है, तो एक टेबल बनानी है। इधर लिख लीजिए फर्मेंटेशन और इधर लिख लीजिए एरोबिक
रेस्पायरेशन। और कुछ पॉइंट्स हैं, पहले सुन लेते हैं फिर लिख लिया जाएगा। शुरू करें, ध्यान से सुने। पहले हम लोग फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपेयर थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, एक जगह दिया हुआ था। होता यह है कि यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तभी फर्मेंटेशन होगा, मतलब एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होगा, और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन। अब जब कंडीशन एनाएरोबिक होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, और कंडीशन एरोबिक होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और वाटर भी निकलेगा। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी तो नेट गेन ऑफ एटीपी भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ कितने बनेंगे, 38। और यहाँ क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अब जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी बहुत कम निकलेगी, इसी नाते नेट यहाँ कितनी एटीपी मिलती है, 2 एटीपी। तो यहाँ केवल 2 एटीपी मिलेंगी, यहाँ 38 मिलेगी। एक और, यहाँ NADH2 का इस्तेमाल होता है, फर्मेंटेशन में होता है, यहाँ ETS में भी तो इस्तेमाल होता है। NADH2 का ऑक्सीडेशन करके NAD बनाए जाते हैं, यहाँ भी NADH2 से NAD+ बनाए जाते हैं, ये तो समानता हो गई। लेकिन फिर फर्क कैसे आ गया, एक NADH2 से यहाँ कितने मिलते हैं, 3 एटीपी मिलते हैं, यहाँ तो नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत स्लो डिग्रेडेशन होता है। एनसीईआरटी में लिखा है स्लो डिग्रेडेशन या स्लो ब्रेकडाउन, जबकि यहाँ क्या होता है, विगरस ब्रेकडाउन होता है, और ढेर सारी एनर्जी निकलेगी तो ढेर सारे एटीपी बनेंगे। तो कंपेयर में केवल 4 क्वेश्चन हैं, ये होगी एनाएरोबिक कंडीशन में और ये होगी एरोबिक कंडीशन में। यहाँ होगा पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी नाते यहाँ सामान्यतः CO2 और वाटर नहीं निकलेंगे, सिर्फ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलता, वाटर वहाँ भी नहीं निकलता। यहाँ CO2 और वाटर निकलेंगे। यहाँ बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ बहुत कम एटीपी मिलेंगी, केवल 2, और यहाँ बहुत ज़्यादा कितनी, 38। यहाँ बहुत स्लो NADH2 का ऑक्सीडेशन NAD+ में होगा, और यहाँ बहुत विगरस होगा। लिख लीजिए, इन एनाएरोबिक कंडीशन, जबकि इन एरोबिक कंडीशन, यहां पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, जबकि यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसी नाते यहां एंड रिलीज ऑफ CO2 एंड वाटर। यहाँ CO2 और वाटर दोनों कभी नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या निकल आएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। यहाँ फ्यू एनर्जी, इसी नाते नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा, 2, और यहाँ मोर एनर्जी। अब इसी नाते नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा, 38 होगा। यहाँ NADH+H+ का जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो होगा, जबकि यहाँ NADH+H+ का जो ऑक्सीडेशन है
वो बहुत ही विगरस होगा, फास्ट होगा। लिख लिया? चलो बैलेंस शीट देखते हैं। लिखा है इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। कह रहा बट रियलिटी दिस कैन बी रिमेल ओनली इन, ये केवल थ्योरी में ही है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कह रहा ये तभी हो सकता जब जो सीक्वेंस में हो सारे प्रॉपर आर्डर में हो, मतलब आराम से ग्लाइकोलिसिस चले, टीसीए चले और ईटीएस चले वन आफ्टर वन, तब होगा। दूसरा एनएडीएच जो कहाँ बने हो उनको ट्रांसपोर्ट कर दो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ क्या कराओ एटीपी चलवाओ तो होगा। तीसरा कोई भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ना तो यहाँ से यूटिलाइज होकर कुछ और सिंथेसाइज किया जाए, ना यहाँ आए ना यहाँ जाए, और केवल क्या इस्तेमाल किया जाए ग्लूकोज, कोई भी और दूसरा बीच में इंटर ना करे, तभी ये संभव है। मान लेते सारी कंडीशन पूरी हो गई, बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशन नॉट रियलिटी वैलिड, ये वास्तव में संभव नहीं है किसी लिविंग सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे पाथवे साथ ही में काम कर रहे हैं। लिखा है ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अदर। ऐसा तो होगा नहीं कि आज फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं कल रेस्पिरेशन करेंगे तो गड़बड़ी ना हो पाए, सब कुछ तो एक साथ चल रहा है। इसी नाते कोई भी सबस्ट्रेट इंटर कर सकता है किसी पाथवे में और कोई भी सबस्ट्रेट विड्रा हो सकता है किसी पाथवे से इन मल्टीपल मीन्स। इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम, extraction and storing energy. Hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration from का 1 molecule of glucose। अगर क्वेश्चन पूछे नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, आप आराम से 38 लगाइएगा, लेकिन अगर 38 ऑप्शन में ही ना हो तो अगर 38 ऑप्शन में ना हो तब 36 लगाइएगा, और ये 36 लिविंग सिस्टम में है, क्योंकि 2 एटीपी और खर्चा हो जाते हैं संट पाथवे में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर मान लो 38 ना मिले तब हम किसके बारे में विचार करेंगे, तब 36 बारे में विचार करेंगे। अगर दोनों मिले तो क्या लगाओगे, 38 ही लगाओगे। लेट अस कंपेयर, यहाँ कंपेयर कर दिया गया है। कह रहा फर्मेंटेशन होता है क्या, तो कहोगे पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो जब कंप्लीट होगा तो क्या निकलेंगे, CO2 और वाटर निकलेंगे। फर्मेंटेशन में नेट गेन कितना है, केवल एटीपी का है, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जबकि एरोबिक में बहुत ज़्यादा एटीपी बनते हैं। NADH जब ऑक्सीडाइज होकर के NAD बनता है तो बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है किसमें, फर्मेंटेशन, जबकि यही रिएक्शन बहुत तेज होती है किसमें, एरोबिक में। चलिए हेडिंग डालिए एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे पहले जरा कुछ देख लेते हैं, फिर अभी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एम्फीबोलिक पाथवे देख लो जरा। देखिए होता क्या है, जितना हम लोगों को पता है कि रेस्पायरेशन में, अभी लिखिएगा नहीं, ब्रेकडाउन होता है किसी मॉलिक्यूल का
तो जब ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन को कहते हैं कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक पाथवे। और इसी पाथवे का रिजल्ट है कि क्या ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है और उसका इस्तेमाल करके हम ढेर सारे क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। ये सामान्य बात है, सबको समझ में आता है। तो रेस्पिरेशन रियल में क्या है, कैटाबोलिक पाथवे है। लेकिन जब कैटाबोलिज्म या ब्रेकडाउन होता है तो कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं और उन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके कोई दूसरा सबस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। अभी एक यहाँ फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फैटी एसिड यहाँ से बन सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, तो हो सकता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे के किसी मॉलिक्यूल से अमीनो एसिड बना दिया जाए। तो अगर आप कुछ बनाओगे तो उसको तो एनाबोलिज्म कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होंगे इनसे क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ अदर हो जाएगी। अगर कुछ बना दिया गया तो इसको क्या कहोगे, एनाबोलिक पाथवे। तब सवाल है फिर रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक है। एम्फीबोलिक का मतलब है कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक बोथ। फिर से सुन लेते हैं, रेस्पिरेशन में चीजों को तोड़ते हैं, एनर्जी निकालते हैं, एटीपी बनाते हैं। तोड़ते हैं तो कैटाबोलिज्म होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी रेस्पिरेशन के ब्रेकडाउन, मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से कुछ नए मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं जो रेस्पिरेशन के ना हो। जैसे ही कुछ भी बनाओगे हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे। तो फिर है क्या, तो यहाँ एटाबोलिज्म भी है, एनाबोलिज्म भी है। इसका मतलब ये क्या है, एम्फीबोलिक है। इतना लिखो। अब हम लोग ये देखेंगे कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से एंटर करता है और कैसे यूज होता है। तो जैसे आपको पता है कि सामान्यतया ग्लूकोज ही क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे और बहुत सारे स्टेप होते होते बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। और ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, PGAL फास्फोग्लिसरल डिहाइड। और इसी का एक दूसरा प्रतिरूप है जिसका नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। ये PGAL फिर आगे अपना स्टेप करता चला जाएगा और अंततः क्या बना लेगा, पायरुविक एसिड। इससे बनेगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये इंटर कर जाएगा किसमें, क्रेब साइकिल। और उसके बाद चलेगी ETS और हमको फाइनली क्या मिलेंगे, ढेर सारे ATP मिलेंगे, CO2 मिलेगा, वाटर, ये सब होगा। ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने कहा कि हम प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो भाई जब प्रोटीन तोड़ोगे तो मिलेगा क्या, अमीनो एसिड। अब जैसे हम अमीनो एसिड बनाएंगे तो अमीनो एसिड का इस्तेमाल किसमें करना है, रेस्पिरेटरी पाथवे में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो या तो इस अमीनो एसिड से बना लेंगे क्या, पायरुविक एसिड, या तो इसी अमीनो एसिड से बना लेंगे क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में, या इस अमीनो एसिड को डायरेक्ट इंटर कर देंगे किसमें, क्रेब साइकिल में। तो अगर प्रोटीन की एंट्री होनी है रेस्पिरेटरी पाथवे में तो कहोगे तीन जगह से एंट्री करेगा, या तो अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और या तो सीधे कहाँ एंट्री मार देगा, क्रेब साइकिल में। आगे जैसा होना वैसा होगा ही। फिर मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म ने तय किया कि हम फैट का ब्रेकडाउन करेंगे या फैट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट।
तो जब फैट का ब्रेकडाउन करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा फैटी एसिड और एक मिलेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की जो एंट्री है वो यहां से एंट्री है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से बनते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पाथवे में आ जाएगा। और ये जो फैटी एसिड है इसकी एंट्री एसिटाइल कोएंजाइम ए पर है। तो पहला सवाल तो ये है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, तो कहोगे 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो फैट होगा। पहला सवाल ये है इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो पहले स्टेप से ही इन्वॉल्व है, तो पहले स्टेप से ही ग्लूकोज इन्वॉल्व है, ना तो प्रोटीन ना तो फैट। दूसरा, फिर प्रोटीन और फैट रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री कहाँ मारेंगे, तो कहोगे प्रोटीन या अमीनो एसिड की एंट्री होगी किस लेवल पर, या तो पायरुविक एसिड, या तो एसिटाइल कोएंजाइम है, या तो सीधे क्रेब्स साइकिल। और अगर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की एंट्री करानी है तो फैटी एसिड PgAl से एंट्री करेंगे, और ग्लिसरॉल PgAl से एंट्री करेंगे, और फैटी एसिड किससे एंट्री करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। लिख लो। कल को मान लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, तब तक शरीर में फैटी एसिड की कमी होने लगी। तो अगर बॉडी में फैटी एसिड की कमी होने लगेगी तो ये रिएक्शन इधर को होने लगेगी। अब रिएक्शन अगर इधर को होने लगी तब तो ये एनाबोलिज्म होने लगा, और अगर इधर को हो रही है तो कैटाबोलिज्म। मान लेते कोई अमीनो एसिड की कमी पड़ने लगी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बना लेंगे, अमीनो एसिड बना लेंगे। तो कभी अमीनो एसिड बनेगा और कभी अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। अगर इधर से इधर चल रहा है तो कैटाबोलिज्म, और इधर से इधर चल रहा है तो एनाबोलिज्म। अब लिखो, चलिए 3-4 चीजें लिख लीजिए। पहला सवाल है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो कौन कौन से हैं बताओ। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। पहला सवाल, इसमें से मेन कौन है, तो मेन है प्रोटीन एंड फैट कभी भी यूज नहीं होंगे, नॉट यूज सिंगली, अकेले यूज नहीं होंगे, हमेशा किसके साथ यूज होंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है तो पहले क्या बना लो, ग्लूकोज बना लो। ग्लूकोज की ही खास बात है कि ये इंटर करेगा किसमें, रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। ये अच्छा है, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है सबसे पहले स्टेप से शुरू हो जाएगा, तो आंसर क्या देंगे, ग्लूकोज। प्रोटीन या ना मिले तो अमीनो एसिड इंटर करेगा, इंटर इन रेस्पिरेटरी पाथवे एट लेवल ऑफ क्या, तो या तो पायरुविक एसिड का लेवल होगा, या तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, या डायरेक्ट किसमें, डायरेक्ट इन क्रेब साइकिल। अब एनसीईआरटी डायग्राम देखो तो सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी दिखाया है, थ्योरी में 3 लिखा है, तो हमारा काम तो थ्योरी डायग्राम सब बताना है ना। फिर अगर फैट की बात करेगा
तो फैट में दो मॉलिक्यूल हैं, एक कौन सा, ग्लिसरॉल, ये इंटर करेगा, इंटर इन रेस्पायरेटरी पाथवे एट पीजीएल। पीजीएल सीधे तो बनेगा नहीं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से बनेगा। और जो फैटी एसिड हैं वो इंटर करेंगे इन रेस्पायरेटरी पाथवे एट किस लेवल पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2017 या 18 जरा बुलेट देना हमको। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फिर लिखो, पहले देख लो बेटा। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि चार मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीनों के रेस्पिरेटरी पाथवे में कौन सा मॉलिक्यूल कॉमन है। तो कौन सा कॉमन है, तो देखो, अगर आप फैट यूज करोगे तो भी कहां पहुंच जाओगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। अमीनो एसिड यूज करोगे तो भी पहुंच जाओगे, और ग्लूकोज यूज करोगे तो भी पहुंच जाओगे। तो तीनों के लिए कॉमन मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2016 में आया है। तो ये स्पेशल पॉइंट लिख लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, कॉमन इन रेस्पिरेटरी पाथवे ऑफ तीनों प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों के लिए कॉमन कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या प्रोटीन और फैट कभी अकेले यूज हो जाएंगे, कहोगे नहीं, हमेशा कंबाइंड होंगे, किसके साथ, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज अकेले यूज हो सकता है। एम्फीबोलिक पाथवे, करा ग्लूकोज ही क्या है, फेवरेबल सबस्ट्रेट है किसका, रेस्पिरेशन का। सभी कार्बोहाइड्रेट जो रेस्पिरेशन में यूज होना चाहते हैं उनसे क्या बनना पड़ेगा, ग्लूकोज, बिफोर दे यूज इन रेस्पिरेशन, ठीक है। बाकी अदर सबस्ट्रेट कैन रेस्पायर, मेंशन अर्लियर, पहले बता चुके हैं, लेकिन ये नहीं इंटर करेंगे रेस्पिरेटरी पाथवे एट कहाँ, फर्स्ट स्टेप। ये अच्छा सवाल है। कह रहा डायग्राम देख लो, देख लिया। कह रहा एंट्री पॉइंट पता कर लो, वो भी देख लिया। फैट को तोड़ना पड़ेगा किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड को अगर रेस्पायर करना चाहते हो तो इसको तोड़ के क्या बना दो, एसिटाइल कोएंजाइम में, और पाथवे में आ जाओ। ग्लिसरॉल को अगर इंटर करना चाहते हो तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पीजीएल, तो बीच में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी होगा। प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेंगे। कह रहा डीएमिनेशन कर लो। अब ये डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ये नाइट्रोजन साइकिल जो थी उसमें दिया हुआ था। और कह रहा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के हिसाब से तय होगा कि पाथवे में कहाँ इंटर करेगा, या तो सीधे कहाँ चला जाए, सीधे क्रेब्स साइकिल में चला जाए, या तो क्या बन जाए, पायरुवेट बन जाए, या तो क्या बन जाए। सिंस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को सामान्यतया क्या माना जाता है, कैटाबोलिक माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कैटाबोलिक पाथवे भी कहोगे। लेकिन कह रहा है कि यह बात सही है क्या, तो पता करते हैं। कह रहा है एट विच पॉइंट रेस्पिरेटरी पाथवे सबस्ट्रेट इंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू एनर्जी। होता क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी और पाथवे में बन रहा था और अगर लग रहा कि एनर्जी की कमी हो रही है तो वहां से उठा के यहाँ पहुंचा दो और उससे एनर्जी निकाल लो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इट दैट इज वेरी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड है जो विड्रा हो जाएंगे कहाँ से, रेस्पिरेटरी पाथवे से, और सिंथेसिस कर लेंगे। जैसे फैटी एसिड ब्रोकन डाउन क्या बनाया, एस्टाइल कोएंजाइम ए, और इंटर कर गया किसमें, लेकिन हो सकता है ये यूज हो जाए एज ए सबस्ट्रेट। लेकिन जब कभी ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता पड़ जाए कि क्या बनाओ फैटी एसिड, तो इसी से क्या ले लेंगे, एस्टाइल कोएंजाइम ले लेंगे, कहाँ से, रेस्पिरेटरी पाथवे से, और फैटी एसिड बना लेंगे। इसका मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे की जो पिक्चर है वो ब्रेकडाउन में भी आएगी और सिंथेसिस में भी आएगी। ब्रेकडाउन और सिंथेसिस अगर दोनों होंगे प्रोटीन के भी होंगे, तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट यहाँ से लिंक हो जाएंगे। ब्रेकडाउन होगा तो क्या कहोगे, कैटाबोलिज्म। ब्रेकडाउन होगा तो क्या कहोगे, कैटाबोलिज्म, और सिंथेसिस होगा तो क्या कहोगे, एनाबोलिज्म कहोगे। चूंकि रेस्पिरेशन में दोनों घटनाएं होती हैं, एनाबोलिज्म भी और कैटाबोलिज्म, तो बेहतर है इसको हम क्या कहें, एम्फीबोलिक कहें। तो जनरल कहानी है, क्वेश्चन सुन लो जो याद रखने हैं। ये डायग्राम बना है, ठीक है, तो क्वेश्चन जानते हो क्या याद रखना है कि कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो पहले स्टेप से एंट्री मार देगा, तो वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। कौन एंट्री नहीं मारेगा, प्रोटीन और फैट। तो फिर एंट्री कहाँ से मारेंगे, तो एंट्री करने के सबके रास्ते अलग अलग हैं। अमीनो एसिड की एंट्री 3 जगह से होती है, फैटी एसिड की अलग एंट्री है और ग्लिसरॉल की एंट्री अलग है। वो 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों में कॉमन क्या है, तो एस्टाइल कोएंजाइम ए, बस यही क्वेश्चन। क्या अकेले प्रोटीन फैट यूज होंगे, तो कहोगे नहीं, अकेले प्रोटीन फैट यूज नहीं होंगे। चलिए हेडिंग डालिए आर क्यू। आर क्यू फुल फॉर्म रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, आर क्यू कहते हैं। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। ये वास्तव में है क्या, तो आर क्यू वास्तव में रेशियो है किसका, तो किसी भी रेस्पिरेटरी पाथवे में 2 काम होते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये रेशियो है CO2 इवाल्व एंड O2 कंज्यूम। इसी नाते RQ का जो फार्मूला है, RQ इक्वल टू ऊपर क्या लिखेंगे CO2 और नीचे क्या लिखेंगे O2। CO2 क्या होगी, इवाल्व होगी, और O2 क्या होगी, कंज्यूम होगी। CO2 जितनी निकल गई है, O2 जितनी खर्चा हो गई है, उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, RQ कहेंगे। जैसे यदि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाए, अभी लिखो नहीं, लिख लेना, लिखने का टाइम देंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो रिएक्शन आपको पता है क्या, C6H12O6 को तोड़ने के लिए 6 क्या चाहिए, O2, और टूट जाएगा तो क्या बनेगा, 6 ही CO2 बनेंगे, 6 ही
वाटर बनेंगे और क्या निकलेगी, एनर्जी। तो अगर हम आरक्यू ग्लूकोज का निकालेंगे तो आरक्यू ऊपर क्या लिखोगे CO2 और नीचे क्या लिखोगे O2। CO2 कितना लिखोगे 6, O2 भी कितना लिखोगे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा अन। तो ग्लूकोज का आरक्यू निकला 1। क्यों, ये ऐसा इस नाते है कि जो CO2 की वैल्यू है वो O2 के क्या है बराबर। अगर O2 की वैल्यू ज्यादा हो तो, अगर O2 की वैल्यू ज्यादा होगा तो नेट आंसर 1 से कम आएगा, और अगर O2 कम होगा तो नेट वैल्यू 1 से ज्यादा। इतना लिखो पहले। दूसरा है फैटी एसिड। अब फैटी एसिड कौन सा दिया है, ट्रिप्लामिटीन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो होगा क्या। तो ट्रिप्लामिटीन का फार्मूला दिया हुआ है, कितने कार्बन है C51 H98 O6। इसका ब्रेकडाउन करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन 145, तो बनेंगे क्या 102 CO2 98 वाटर और क्या निकलेगी एनर्जी। बस खास बात यह है कि ये मॉलिक्यूल होने चाहिए कितने 2। ये है क्या ट्रिप्लामिटीन है। तो जरा आरक्यू बता दो इसकी। आरक्यू निकालना है तो ऊपर रखोगे CO2 और नीचे रखोगे O2। CO2 की वैल्यू 102 और O2 की वैल्यू 145, भाग देंगे तो 0.7 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस नाते हुआ कि जो CO2 की वैल्यू है वो क्या है, क्या है कम है, किससे O2 की वैल्यू से। तो दो अच्छे सवाल यहां है। ये 1 क्यों आता है, क्योंकि CO2 O2 बराबर 0.7 का मतलब है लेस देन 1, और लेस देन 1 कब होगा जब CO2 क्या होगा और O2 क्या होगा ज्यादा। यहां एक सवाल बनेगा, अगर एक ट्रिप्लामिटीन मॉलिक्यूल हो तो कितने वाटर निकलेंगे। तो भाई 2 ट्रिप्लामिटीन से 98 वाटर हैं, तो एक से आधा कर दीजिएगा, है ना। अब एक ट्रिप्लामिटीन का ऑक्सीजन नहीं पूछ पाएगा क्योंकि 145 का आधा आप कर नहीं पाओगे, लेकिन एक ट्रिप्लामिटीन का CO2 तो पूछ ही सकता है। 2 ट्रिप्लामिटीन में 102, तो एक में 951 कर दीजिएगा, तो हो सकता सिंगल से पूछ ले। अब कंक्लूसिव बात यहां समझ लो क्या है। कंक्लूसिव बात यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब रेस्पायरेशन करेंगे तो उसका आरक्यू या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 पर डिपेंड करेगा। अगर CO2 और O2 बराबर है तो ये 1 होगा। CO2 क्या है कम और O2 क्या है ज्यादा, तो ये क्या होगा लेस देन 1। और अगर O2 कम हो जाए CO2 ज्यादा तो मोर देन 1 हो जाएगा। यहां तक लिख लिया। अब 2-3 स्पेशल लाइनें लिख लीजिए, आगे बढ़े। ये बताओ एक मॉलिक्यूल ट्रिप्लामिटीन अगर पूछ लिया तो वाटर की संख्या कितनी होगी, तो 98 का आधा कर दीजिएगा, और CO2 कितने होंगे 102 का आधा कर दीजिएगा। वही आधा हो ही सकते हैं, इधर तो आधा हो नहीं पाएगा। अगर ये बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से होती तो ये वहां सिंगल में लिखी होती। पढ़े तो फाइनल कंक्लूजन बता दो हमको। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखते चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट
या ग्लूकोज कुछ भी कह दे तो कितना आंसर दोगे? 1.0। ऐसा कब दिया? क्योंकि CO2 इक्वल टू O2। आरक्यू ऑफ फैट कितना दोगे? 0.7, मतलब लेस देन 1 दोगे। और प्रोटीन का 0.9 होता है, तो मतलब ये भी क्या है? लेस देन 1 है। इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है CO2 ज्यादा है, O2 कम है। सही है? इन दोनों का मतलब CO2 कम है, O2 ज्यादा है। इसी तरीके से अगर कहीं ऑर्गेनिक एसिड मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसका आंसर दीजिएगा मोर देन 1। तो ये नहीं दिया है। अच्छा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? तो देखो निकालेंगे कैसे। ऊपर लिखते हो क्या? CO2 और नीचे लिखते हो O2। CO2 की कोई न कोई वैल्यू होगी, और एनाएरोबिक है तो नीचे क्या लिखोगे? 0। और 0 से अगर भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू इनफाइनाइट है। अच्छा, कैम प्लांट अभी बता देंगे। कैम प्लांट आपके सिलेबस में है नहीं। कैम प्लांट जैसे नागफनी, अगर कहीं इसका आरक्यू आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? तो सुन लो, जो नागफनी या जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, ये लोग कभी भी अपने अंदर से CO2 बाहर निकालते ही नहीं है। क्यों? ये कहते हैं जो अंदर CO2 बनी है उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में कर लेंगे, तो CO2 निकलने ही नहीं देते हैं। तो अगर यही फार्मूला लगाओ, ऊपर क्या लिखो? CO2, नीचे क्या लिखो? O2, ऊपर लिखो 0, नीचे कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब आंसर क्या आएगा? 0। तो कैम प्लांट का जो आरक्यू है वो क्या होता है? 0 होता है। कैम कैम प्लांट में जो कैम है इसका फुल फॉर्म क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है। सुन लो फिर लिखिएगा। कैम प्लांट में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म चलती है, और ये वास्तव में एक प्रकार की स्पेशल C4 पाथवे ही है। ये C4 पाथवे होता है, बस किसमें होता है? इन डिजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जैसे नागफनी, अपंसिया या कैक्टस, कुछ भी कह सकते हो। तो सुन लीजिए क्या समस्या है। ये रेगिस्तान में पौधे होते हैं, दिन में वहां सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, तो अपने स्टोमेटा ये बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का पानी उड़ने ना पाए। तो स्टोमेटा बंद कर लिया कि पानी ना उड़े। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। क्या? स्टोमेटा बंद है तो बाहर से CO2 भी तो नहीं आ पाएगी, बाहर से CO2 आ नहीं पाएगी, और दिन ही में तो लाइट रिएक्शन चलेगी। तो दिन में लाइट रिएक्शन चल रही है, ATP और NADPH2 बन के तैयार हैं, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने स्टोमेटा बंद रखे हैं। तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? फिर आएगी रात। अब रात में क्या है? लाइट रिएक्शन तो बंद हो जाएगी। अब लाइट रिएक्शन जब बंद हो जाएगी तो इनके पास स्टोमेटा खोल लेंगे, CO2 मिल जाएगी। तो रात में CO2 है तो लाइट रिएक्शन नहीं चला सकते हैं, दिन में लाइट रिएक्शन चला सकते हैं तो CO2 नहीं है। तो फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे कैसे? तो उन्होंने एक तरीका निकाला है। कि देखो तरीका क्या निकाला। कहा एक काम करते हैं,
रात में CO2 फिक्सेशन करते हैं। रात में स्टोमेटा खोल देंगे, रात में गर्मी कम होगी, ढेर सारी CO2 ले लेंगे। CO2 ले लेंगे, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से जोड़ करके मैलिक एसिड बना लेंगे और मैलिक एसिड को स्टोर कर लेंगे और रात भर स्टोर करते रहेंगे। अब जब दिन होगा, दिन तो दिन में वही मैलिक एसिड तोड़ देंगे और क्या बना लेंगे, पायरुविक एसिड बना लेंगे और उससे क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी और उसी से RUBP वाली साइकिल चलाएंगे और दिन में क्या बनाएंगे, CO2 से क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो ये लोग करते क्या हैं, CO2 फिक्सेशन करते हैं रात में और ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं दिन में। तो आधी साइकिल इनकी रात में चलती है, आधी दिन में चलती है। ये स्पेशल साइकिल है कौन सी, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें CO2 का फिक्सेशन कब होता है, नाइट, और इस दौरान स्टोमेटा ओपन रखते हैं। जब CO2 फिक्सेशन नाइट में करेंगे तो बनाएंगे क्या, तो फाइनली बना लेंगे मैलिक एसिड और इसको स्टोर कर लेंगे वैक्यूल में। फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस कब करेंगे, दिन में करेंगे। इस दौरान स्टोमेटा क्लोज है, कोई बात नहीं, क्लोज रहने दो। तो दिन में क्या होगी, दिन में लाइट रिएक्शन चलेगी और दिन ही में क्या बनेंगे, ATP और NADPH बनेंगे और दिन ही में ये C3 पाथवे चलाएंगे और क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो इन्होंने बड़ा सिस्टम बांट लिया है। ग्लूकोज फिक्स कब करेंगे, रात में, और उसको यूज करके ग्लूकोज कब बनाएंगे, दिन में। लिख लो, कौन करेगा ये रेगिस्तानी पौधे करेंगे, जैसे नागफनी। कह रहा लाओ देख लिया जाए क्या, एक और एस्पेक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में O2 क्या होती, कंज्यूम, CO2 क्या होती, रिलीज। तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ O2 को कहोगे क्या, RQ। ये फार्मूला दिया है, ऊपर क्या लिखा, CO2 नीचे O2। रेस्पायरेटरी क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। सही बात है, जब कार्बोहाइड्रेट को यूज करोगे और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन, तो RQ कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, बराबर है क्या, CO2 और O2। कह रहा रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लिया, ये ग्लूकोज ले लिया, ये 6 O2, ये 6 CO2, 1 आ गया। लेकिन जब फैट को यूज करोगे तो RQ क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करा, ट्रिप्लामेटीन का बताओ, ये पूछा जा चुका है। O2 कितने हैं, 145, CO2 102, 102 ऊपर 45 नीचे, आंसर ये आ गया। जब प्रोटीन यूज करोगे तो भी लेस देन 1, कितना आया, 0.9। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। लेकिन कभी भी प्योर प्रोटीन या प्योर फैट, क्या लिखा है, नेवर, ये संभव नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। प्योर कार्बोहाइड्रेट यूज हो सकता है लेकिन प्योर प्रोटीन और प्योर फैट यूज नहीं हो सकते। समरी पढ़ लीजिएगा, अगर कोई नई लाइन मिले तो आप जोड़ लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज वाले, इनको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।